हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस कोर्स में जिसका नाम है बिजनेस कॉरस्पोंडेंट बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस कॉरस्पोंडेंट बेसिकली बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति होता है। उसे लोगों से डिपॉजिट लेने और बैंक की ओर से लोन देने का अधिकार होता है। वह माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है। वह म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स भी बेच सकता है। हम इस कोर्स में वो सब सीखेंगे जो एक बिजनेस कॉरस्पोंडेंट करता है। इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसीलिए हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन पार्ट 1। हम ये सेशन स्टार्ट करें इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हम इस चैप्टर के अंत में क्या सीखेंगे। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है और भारत की सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है। हमने कई बार ये शब्द सुन लिया है फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। इससे पहले कि हम यह समझे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, हमें पहले यह समझना चाहिए कि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन क्या है। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन वह सिनेरियो है जिसमें पॉपुलेशन का एक वर्ग बेसिक बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पा रहा है। इन लोगों तक कुछ बेसिक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी स्टेप्स लिए फाइनेंशियल एक्सक्लूजन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अभी भी कई कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि बैंकिंग सर्विसेज भारत के गांव-गांव तक और भारत की हर फैमिली तक पहुंच सके। और मैं आपको एक बात बता दूं कि गरीबों के सोशल एक्सक्लूजन यानी कि सामाजिक बहिष्कार का सबसे बड़ा कारण भी ये फाइनेंशियल एक्सक्लूजन ही था। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। भारत एक एग्रेरियन इकोनॉमी यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था है जिसके 69% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहती है। इन लोगों तक बेसिक बैंकिंग सर्विसेज का ना पहुंच पाना ही फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है। भारत के कमज़ोर वर्गों और कमज़ोर आय वाले समूहों तक, चाहे वो गांव के हों या किसी शहर के, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उन तक बेसिक बैंकिंग सर्विसेज का पहुंच पाना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन है। बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी होती हैं? जैसे डिपॉजिट अकाउंट्स, पेमेंट सर्विसेज, माइक्रो क्रेडिट एंड इंश्योरेंस। इन लोगों तक ये सारी सुविधाएं पहुंचाना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन है। शहरी क्षेत्र कुछ हद तक अभी भी बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र अभी भी फाइनेंशियल सिस्टम का पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। किसी भी देश के फाइनेंशियल सिस्टम का प्रबंधन करने के लिए दो संस्थानों की आवश्यकता होती है, एक देश की सरकार और दूसरा देश का सेंट्रल बैंक। ये दोनों संस्थान मिलकर एक फाइनेंशियल सिस्टम विकसित करते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो देश की सभी फैमिलीज को फाइनेंशियल सिस्टम से लिंक करना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन है। पहले एक बार हम देख लेते हैं कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए किस किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। अगर हम बात करें 1904 की, तो 1904 में रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई जिनके द्वारा फंडिंग और लैंडिंग शुरू की गई। उसके बाद 1954 में तो रूरल सर्वे कमेटी आ गई। फिर 1955 में बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है और गवर्नमेंट की ओनरशिप में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। फिर 1969 में 14 बड़े बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था। फिर 1969 की ही बात करें तो उस समय लीड बैंक स्कीम लाई गई थी। लीड बैंक स्कीम के बारे में मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को लगता है कि जिस शहर में जिस बैंक की जितनी ज़्यादा ब्रांचेज हैं वो वहाँ का लीड बैंक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जांपल, लखनऊ में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं, लेकिन वहाँ का लीड बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं वही लीड बैंक होगा। लीड बैंक स्कीम के बारे में मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने 1969 में जो लीड बैंक स्कीम लॉन्च की थी, इसको गाडगिल मॉडल पर आधारित बनाया गया था। प्रोफेसर गाडगिल उस समय आपके योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। उनके मॉडल के बेस में इसे बनाया गया था। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने सभी बैंक से यह कहा था कि आप एक एक डिस्ट्रिक्ट अडॉप्ट करें और उसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस तरीके से लीड बैंक स्कीम बनाई गई। इसलिए लीड बैंक स्कीम डिस्ट्रिक्ट अडॉप्शन स्कीम के बेस पर चलती है।
इसके बाद 1972 में रूल लाया गया कि बैंक्स को अपनी लैंडिंग का टोटल 40% लैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर को करना होगा। फिर 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। पहला आरआरबी प्रथमा बैंक था, जिसका स्पॉन्सर बैंक आपका सिंडिकेट बैंक था। 1990s में सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाया गया। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप सेम सोशो इकोनॉमिक ग्रुप होते हैं, यानी कि उन लोगों का ग्रुप जिनका समाज में एक हिस्सा होता है। यानी कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ किसानों का होगा, एक सिर्फ कारपेंटर्स का होगा और एक सिर्फ मजदूरों का होगा। फिर 1992 में सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम लाया गया ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े लोगों को आसानी से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के 3 तरह के मॉडल हैं, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। फिर 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की गई। हम मानते हैं कि आज की डेट में किसान क्रेडिट कार्ड में एनपीए काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब यह स्कीम आई थी तब किसानों को इससे बहुत फ़ायदा मिला था। किसानों को बैंक के थ्रू आसानी से लोन मिलने लगा था। फिर अगर 2005 की बात करें तो आरबीआई ने बैंक को एडवाइस किया कि नो फ्रिल अकाउंट्स ओपन किए जाएं। ये एक बहुत बड़ा कदम था। आरबीआई ने जीरो बैलेंस पर गांव-गांव में अकाउंट ओपन करने स्टार्ट कर दिए। फिर 2006 में आरबीआई ने बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और बैंकिंग फैसिलिटेटर को ऑथराइज किया कि वो बैंक के एजेंट्स के रूप में एक्ट कर सकें। फिर 2010 में आरबीआई ने प्रॉफिट कंपनीज को अलाउ किया कि वो एनबीएफसीज को छोड़कर बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट की तरह काम कर सकते हैं। फिर 2011 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आईएमपीएस लॉन्च किया, जिसके द्वारा आप घर बैठे ही मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया। फिर 1 जनवरी 2016 को जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट रीजनल रूरल बैंक के लिए था, उसे बढ़ाकर 60% से 75% कर दिया गया। यानी कि जितने भी आरआरबीज हैं उन्हें अपनी टोटल लैंडिंग का 75% लैंडिंग सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर को करना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2004 भारत सरकार के लिए एक आंख खोलने वाला वर्ष था। 2004 में यूनाइटेड नेशंस ने भारत सरकार से भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्थिति की जांच करने का अनुरोध किया। उस समय यूनाइटेड नेशंस के चीफ थे मिस्टर कोफी अन्नान। भारत सरकार ने यूएन को भरोसा दिलाया कि इंडिया की सारी फैमिलीज बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड हैं, क्योंकि इंडिया ने 1975 में आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स ओपन करवा दिए थे। यूनाइटेड नेशंस भारत सरकार के इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट एक सर्वे ही करवा लो, ये पता करने के लिए कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन का एग्जैक्ट। तक हमने समझा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। अब प्रश्न ये आता है कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत क्या है और इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन इम्पोर्टेंट क्यों है। हम सभी जानते हैं कि भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन मिडिल क्लास की है और ज़्यादातर मिडिल क्लास परिवार निवेश की बजाय बचत पर ध्यान देते हैं। इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुख्य उद्देश्य बचत को बढ़ावा देना है। बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकार सब्सिडी और वेलफेयर स्कीम में से मिडिल मैन को हटाना चाहती है। सरकार चाहती है कि जनता को सीधे सब्सिडी और अन्य वेलफेयर योजनाओं का लाभ मिले। इससे पहले बिचौलियों के इस प्रोसेस में शामिल होने के कारण आम आदमी को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत इसलिए भी है ताकि गरीब तबके के लोग लोन फैसिलिटी अवेल कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोग अपने क्षेत्र के स्थानीय महाजनों या साहूकारों से पैसा उधार लेते थे। वे काफ़ी ज़्यादा ब्याज लेते हैं और सिक्योरिटी के रूप में व्यक्ति की संपत्ति भी रखते हैं। गरीब लोगों को इन लोकल लैंडर्स को ज़्यादा ब्याज देने से बचाने के लिए सरकार ने समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए लोन सुविधाएं उपलब्ध कराई, और वह भी बहुत कम ब्याज पर। आइए अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों पर एक नज़र डालते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि किसी देश के फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करने के लिए 2 संस्थानों की ज़रूरत होती है, एक देश की सरकार और दूसरा देश का सेंट्रल बैंक। भारतीय सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई।
आरबीआई और भारत सरकार दोनों ने देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। आइए पहले हम फाइनेंशियल इंक्लूजन का समर्थन करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों पर एक नज़र डालते हैं। आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करने की परमिशन बैंक्स को दी, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के द्वारा बैंकिंग सर्विसेज हर परिवार तक पहुंचाने की कोशिश की और इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सभी सब्सिडीज बेनिफिशियरी के खाते में सीधे ट्रांसफ़र करने की परमिशन दी। किसान क्रेडिट कार्ड भारत की एक बहुत फेमस क्रेडिट योजना है जिसे पूरे देश में अगस्त 1998 में पेश किया गया था। इस क्रेडिट योजना का मेन पर्पस किसानों को जल्दी और सही समय पर क्रेडिट उपलब्ध कराना था। यह योजना नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी। इस स्कीम का पर्पस क्रेडिट के लिए इनफॉर्मल बैंकों पर किसानों की डिपेंडेंसी को कम करना है। यह कार्ड सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वहाँ से मिल सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के और भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए बीमा कवरेज होती है, किसानों की फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराया जाता है, केवल कुछ स्पेशल फसलों के लिए इस स्कीम के तहत लोन भी दिया जाता है। कीटों के हमलों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बारिश का ना होना या बारिश का ज़रूरत से ज़्यादा होना, ऐसे कारणों से हुए फसलों के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है। आइए अब समझते हैं कि नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है। 2005 में आरबीआई ने गरीबों को बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए नो फ्रिल खाता शुरू किया। नो फ्रिल अकाउंट जीरो बैलेंस के साथ या बहुत कम मिनिमम बैलेंस के साथ ओपन किया जा सकता है। यह खाता उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनकी इनकम बहुत कम है, जिन्हें एक महीने में 2-3 बार पैसे जमा कराना पड़ता है और कभी कभार ही वापस निकालना पड़ता है। ऐसे अकाउंट्स में लेन देन की संख्या सीमित होती है। अगस्त 2012 में आरबीआई ने बैंकों से नो फ्रिल अकाउंट्स का नाम बदलकर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBDA करने को कहा। BSBDA को एक नॉर्मल बैंकिंग सेवा माना जाना चाहिए जो सभी के लिए उपलब्ध है। इस खाते में किसी मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं होगी। यह ज़ीरो बैलेंस के साथ खुल सकता है। एक महीने में पैसा जमा कराने की कोई सीमा नहीं है। अकाउंट्स होल्डर को एक महीने में मैक्सिमम 4 बार पैसे निकालना अलाउड होगा, जिसमें एटीएम विड्रॉल भी शामिल है। एटीएम कार्ड्स या एटीएम कम डेबिट कार्ड्स की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे खाते में एक वर्ष में कुल क्रेडिट 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। खाते में किसी भी समय मैक्सिमम बैलेंस 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। कैश विड्रॉल्स और ट्रांसफ़र के माध्यम से टोटल डेबिट एक महीने में 10,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। BSBDA के 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, छोटा खाता और सामान्य खाता। स्मॉल अकाउंट किसी भी इंट्रोड्यूसर यानी कि एक परिचयकर्ता या गारंटर की मदद से खोला जा सकता है। ऐसे खातों के लिए KYC की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल अकाउंट सभी KYC फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद ही ओपन किया जा सकता है। अभी तक हम देख चुके हैं कि आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च की हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आइए एक एक करके इन योजनाओं के बारे में जानते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह, जिसे हम SHG भी कहते हैं, एक ग्राम आधारित समिति है जो आमतौर पर 10 से 20 लोकल पुरुषों या महिलाओं से बना होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स अपनी छोटी बचत में से पैसे जोड़कर एक कॉमन फंड बनाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का हर मेंबर SHG के काम में भाग लेता है। स्वयं रोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए और गरीबी को हटाना ही सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेन मोटिव रहता है। यह ग्रुप द्वारा तय शर्तों के साथ बिना किसी गारंटी के लोन प्रदान करता है। लोन कम से कम डॉक्यूमेंट्स, बिना किसी गारंटी के और एक दूसरे के ऊपर किए गए भरोसे पर दिया जाता है। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप गरीबों के माइक्रो फाइनेंस सेवाओं की डिलीवरी के लिए सबसे प्रभावी सिस्टम के रूप में सामने आए हैं।
स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम SBLP 1992 में शुरू हुआ। 1992 में नाबार्ड द्वारा शुरू की गई SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस स्कीम बन गई थी। 1993 में RBI के साथ मिलकर नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह को बैंकों में सेविंग अकाउंट ओपन करने की परमिशन दे दी थी। इस परमिशन की वजह से SHG आंदोलन को काफ़ी बढ़ावा मिला और SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम का भी रास्ता खुल गया। SBLP के तहत 3 अलग अलग मॉडल हैं। फर्स्ट मॉडल में SHGs को प्रमोट और फाइनेंस दोनों ही बैंक के द्वारा किया जाता है। सेकंड मॉडल में SHGs को प्रमोट NGOs और सरकारी एजेंसी के द्वारा किया जाता है और फाइनेंस बैंक के द्वारा किया जाता है। और थर्ड मॉडल में SHG को प्रमोट NGOs के द्वारा किया जाता है और फाइनेंस बैंक के द्वारा किया जाता है, लेकिन बैंक्स भी NGOs को मीडिएटर रख के NGOs के थ्रू ही SHG को फाइनेंस करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन पर एक नेशनल मिशन है, यानी देश के प्रत्येक नागरिक तक वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करना। इसे 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना का नारा है, मेरा खाता भाग्य विधाता, माई बैंक अकाउंट द क्रिएटर ऑफ गुड फॉर्चून। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के फायदे क्या क्या हैं। इसे जीरो बैलेंस के साथ ओपन किया जा सकता है। इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जमा किए गए पैसों पर ब्याज मिलेगा। खाता खोलने पर 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर भी आपको मिलेगा। आप आसानी से पूरे भारत में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ लेने वाले लोगों को इन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा। आपको पेंशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट तक भी पहुंच प्राप्त होगी। आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। 6 महीने तक अकाउंट को यूज़ करने के बाद आपको 15,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगी। सिर्फ 1 वीक में लगभग 1 करोड़ 80 लाख अकाउंट ओपन करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारत के नाम है। अभी तक 40 करोड़ से ज़्यादा जन धन अकाउंट्स ओपन किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य देश के सभी प्रकार के बिजनेसेस को लोन देने के लिए प्रत्येक फाइनेंसर को सक्षम करना है। मुद्रा यानी कि यूनाइटेड डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इस योजना के तहत माइक्रो फाइनेंसर द्वारा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में मुद्रा बैंक को 20,000 करोड़ रुपए के इनिशियल फंड और 3,000 करोड़ के क्रेडिट गारंटी फंड के साथ ओपन किया गया था। तब सरकार ने बाजार को 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त फंड प्रदान करने का डिसीजन लिया था और इसे किस तरह से आवंटित किया गया अब वो देखते हैं। ये लोन 3 तरह के बनाए गए: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन को टोटल फंड का 40% आवंटित किया गया, किशोर को 35% और तरुण को 25% आवंटित किया गया। मुद्रा बैंक से उधार लेने के लिए छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जैसे दुकानदार, फल और सब्जी विक्रेता और कारीगर, ये सब लोग एलिजिबल होंगे। फंडिंग की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के 3 प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। अगर आपको 50,000 तक का लोन चाहिए तो आप शिशु लोन ले सकते हैं। अगर आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन चाहिए तो आप किशोर लोन ले सकते हैं। और अगर आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन चाहिए तो आप तरुण लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत 1 नवंबर 2019 तक लगभग 20 करोड़ 84 लाख लोन अकाउंट सैंक्शन किए गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का एम एक बेटी के लिए जीवन में आने वाले समय में उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना है। यह स्कीम माता पिता और अभिभावकों को बच्चों की हायर स्टडीज़ के लिए सेविंग करने में सक्षम बनाती है। हर साल आप कम से कम 1,000 रुपये जमा करके अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं और 1 साल में आप 1,50,000 रुपये से ज़्यादा जमा नहीं करा सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको हर साल 8.6% की दर से ब्याज मिलेगा और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हर साल रिवाइज किया जाएगा। यह अकाउंट 2 शर्तों पर टर्मिनेट किया जाएगा: जब बच्चे की शादी होगी या जब अकाउंट के 21 साल पूरे हो जाएंगे। यदि अकाउंट के 21 साल पूरे हो गए हैं और लड़की की शादी नहीं हुई है तो अकाउंट को एक्टिव रखा जा सकता है।
आपकी जमा की गई अमाउंट पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। लड़की की एज 18 वर्ष होने पर हायर स्टडीज़ के लिए टोटल डिपॉजिट का 50% निकाला जा सकता है। आप अमाउंट को प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं अगर बच्चे की मृत्यु हो जाए या माता पिता योजना के साथ आगे बढ़ने में असमर्थ हैं या कोई मेडिकल इमरजेंसी है। अटल पेंशन योजना में आपको मिनिमम इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है और बुढ़ापे के दौरान आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स जिनकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच है वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मंथली पेंशन आपके कंट्रीब्यूशन पर आधारित होगी, यानी 18 साल में प्रवेश के लिए 42 से लेकर 210 रुपये प्रति माह कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर आपको 1000 से 5000 तक की मासिक पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु से मिल सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में हर साल केवल 330 रुपये जमा करके आपको 2 साल का जीवन बीमा उपलब्ध होगा। सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स जिनकी एज 18 से 50 वर्ष के बीच है वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह जीवन बीमा राशि आपके परिवार के लिए होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हर साल केवल 12 रुपये जमा करके आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा उपलब्ध होगा। सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स जिनकी एज 18 से 70 वर्ष के बीच है वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दुर्घटना के कारण मृत्यु और परमानेंट डिसेबिलिटी यानी स्थायी विकलांगता को यह स्कीम कवर करती है।